So now the next section is loss of biodiversity. Okay, so we are going to study what are the possible reasons for the reduction in the biodiversity and what are the different categories according to the IUCN कि ये loss को उन्होंने categorize किया है. We will see about that also. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है, वी नो दैट. एंड द सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कि उसका बेसिक मेन चीज़ है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होना मतलब वो स्पीशीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंक्शन हो जाता है. एक्सटिंक्शन 3 टाइप्स का है, 3 मेजर टाइप्स है. नेचुरल एक्सटिंक्शन है, मास एक्सटिंक्शन है एंड मैन मेड एक्सटिंक्शन है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नेचुरल एक्सटिंक्शन जो है वो बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है, वाइल्ड फायर, साइक्लोन्स और वॉट एवर यू कैन सी, एंड या एस्ट्रॉइड्स गिरना, जैसे डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ. मास एक्सटिंक्शन इज अगेन लाइक एक साथ काफ़ी सारी स्पीशीज जब गायब हो जाती है, दैट इज मास एक्सटिंक्शन. अगेन मोस्टली नेचुरल कॉजेज उसी के पीछे होते हैं. एंड मैन मेड एक्सटेंशन को एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन बोलते हैं. यहाँ पे द ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज. जैसे एक्सेसिव हंटिंग की वजह से द चीता बिकेम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया. ओके, फ्रॉम इंडिया करंटली पूरी दुनिया में तो है, बट देन एक्सटिंक्शन के लिए द रीजन इज ह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज हंटिंग. देन बायोडाइवर्सिटी को डैमेज होता है मैन मेड और नेचुरल दोनों रीजंस की वजह से. नेचुरल रीजन में उन्होंने भी बताया है कि फॉरेस्ट फायर नेचुरली हो रखती है, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन. मैन मेड रीजन में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वी डू लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वी डू हंटिंग, वी ओवर एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट. ओके, देन हम लोग सेटलमेंट्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काफ़ी सारा जंगल तोड़ देते हैं. लैंड हम लोग चेंजेस लाते हैं लैंड में. तो फिर हम लोग पहाड़ खोदते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक टनल्स फॉर द रोडवेज और द रेलवेज. रेक्लेमेशन करना, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्लेमेशन इज जहाँ पे वेस्ट लैंड है उस लैंड को हम लोग किसी और में कन्वर्ट कर देते हैं, या कोई और टाइप का ज़मीन है उसको किसी और टाइप के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज वी मेक चेंजेस ओवर देयर. तो नेचुरल जो है उसको नहीं रहने देते, वी मेक चेंजेस ओवर देयर. देन मेजर मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स जो है, मतलब काफ़ी सारे स्पीशीज एक साथ गायब होने के ये जो इवेंट्स हैं वो पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है अर्थ का, जो अब बिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ इवॉल्व हो रहा है, तो उसका एक रिकॉर्डिंग है, टाइम स्केल है जो साइंटिस्ट ने बताया है. तो उसमें अलग अलग एराज में अलग अलग क्रीचर्स का एक्सटिंक्शन हुआ है. सो दे हैव मेंशन अबाउट दैट ओवर हियर, दैट इज बिटवीन द क्रिटेशियस एंड द सीनोजोइक पीरियड एक्सटिंक्शन हुए हैं. टिरासिक एंड जुरासिक पीरियड में हुआ है. जुरासिक पीरियड में वी ऑल नो द डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट. बिटवीन पर्मेनियन एंड टिरासिक पीरियड अगेन एक्सटेंशंस हुए हैं. बिटवीन डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड्स हुए हैं. बिटवीन ऑर्डोविसियन एंड सेल्यूरियन पीरियड हुए. ये सब पीरियड्स के नाम हैं. ओके, उन पीरियड्स के बीच में कुछ मेजर एक्सटिंक्शंस हुए हैं where plants as well as animals underwent mass extinction. Okay, now what is the significance of these periods? I'll tell you roughly. ये तुम लोग को पीरियड्स के बारे में ओरिजिन एंड एवोल्यूशन चैप्टर में दिया हुआ है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरा, एंड उसमें डिफरेंट पीरियड्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे. ओके, वो बाद में एक्सटिंक्ट हो गए. तो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्रिटेशियस एंड सीनोजोइक पीरियड में वो एरा है, उसमें 2 अलग टाइप के पीरियड्स आते हैं, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी. उसमें अलग टाइप के इपॉक्स आते हैं, होलोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लीनोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इकोसीन, पैलियोनोसीन. ओके, जस्ट लिसन टू दिस नेम्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. तो इसमें जो जानवर थे एकदम बेसिक क्रीचर्स से फिर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स इवॉल्व हुए हैं. तो जनरली जो सीनोजोइक एरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन हुआ है, तो बड़े ग्रेट मैमल्स का एक्सटिंक्शन हुआ. देन उस वक्त दूसरे मैमल्स इवॉल्व हो रहे थे. लेकिन देन नेक्स्ट टू दैट इज ओल्ड टाइप के मैमल्स एक्सटिंक्ट हो गए और न्यू मैमल्स इवॉल्व हुए हैं, इसका मतलब. Then they are talking about the Triassic and Jurassic period. If I talk about this periods, ये Mesozoic era में आते हैं. इस वक्त you can see the dinosaurs were present and later on उस वक्त extinction हुआ फिर giant reptiles का, and
मॉडर्न बर्ड्स और प्लेसेंटल मैमल्स डेवलप होने लगे, तो एक एक्सटिंक्ट हो रहा है तो दूसरा कुछ इवॉल्व हो रहा था, यू कैन सी, बिकॉज द हैबिटेट्स वे चेंजिंग, द एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग. देन नेक्स्ट टू दैट इज they have given the Permian and the Triassic period. Again, Triassic period was meant for the transition of reptiles to mammals, okay, and there was extinction of the primitive amphibians. So इस period में Permian period में Triassic period में primitive amphibians का extinction हुआ है. Permian period में marine invertebrates जो थे समुद्र में रहने वाले, उनका एक्सटिंक्शन हुआ है. देन टॉकिंग अबाउट द डेवोनियन पीरियड, वहाँ पे एम्फीबियंस और फिशेस ज़्यादा थे. कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करूँ तो उस वक्त दूसरे रेप्टाइल्स, विंग्ड इंसेक्ट्स, ये सब डेवलप हुए हैं. तो एक्सटिंक्शन बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का ही हुआ है. ओके, देन टॉकिंग अबाउट द ऑर्डोविसियन एंड सिल्यूरियन पीरियड. ऑर्डोविसियन में जॉलेस फिशेस ओरिजिन हुए. देन टॉकिंग अबाउट द सिल्यूरियन is again wingless insects and all, उनका origin हुआ था. Then talking about further कि they are saying कि we are aware of the 5 mass extinctions in the history of earth. Example, ice age एक period था जो बाद में ख़त्म हो गया. जो ice age जब आया तो काफ़ी सारे बड़े बड़े creatures ice के अंदर दफन हो गए and एक साथ काफ़ी सारे plants और animals गायब हो गए. ठीक है, तो मास एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो जब बड़ा लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन होता है तो उसमें उन्होंने मास एक्सटिंक्शन में आई कैन टेल यू अबाउट द 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस. पहला हुआ था ऑर्डिवियन सेल्यूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट्स उसको बोलते हैं. उसमें अराउंड काफ़ी सारे types of families of organisms and genera and species of organisms, around 60-70% species were lost from the surface of the earth. Okay, then next is the late Devonian extinction. Okay, उसमें they have given again इस पीरियड में भी काफ़ी सारा एक्सटिंक्शंस हुआ था. ओके, फिर पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन. तो आई थिंक सो जो नाम ऊपर दिए हैं वही है वो 5 मास एक्सटिंक्शंस में. देन एंड आई टोल्ड यू कि ईच एरा में मोस्टली क्या क्या एक्सटिंक्ट हुआ है. देन द नेक्स्ट इज अच्छा पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट्स में दे हैव सेड कि मरीन ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स ये सब एक्सटिंक्ट हो गए. ओके, then next is Triassic Jurassic extinction बोला गया है. ओके, उसमें we all know डायनासोर्स जैसे क्रीचर्स रहा करते थे और बाद में वो भी एक्सटिंक्ट हो गए. फिर क्रिटेशियस पेलागोनिक एक्सटिंक्शन इवेंट बोला गया है. ओके, जिसमें अगेन फ्रॉम द सी the sea creatures disappeared. Okay, then next we will talk about mass extinctions. ये 5 कैटेगरीज ये इसी एरा से, ये 5 पीरियड्स जो हमने ऊपर कैटेगरीज देखी उसी से रिलेटेड है. उसमें अलग अलग क्रीचर्स गायब हुए हैं और ये मेजर एक्सटिंक्शंस है, मतलब काफ़ी सारे बदलाव आए थे, काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट्स वे लॉस्ट इन वन सिंगल पीरियड, इसलिए उसको मास एक्सटिंक्शन बोला है. देन करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज लाइक करंटली जो हो रहा है एक्सटिंक्शन उसको 6th एक्सटिंक्शन बोल सकते हैं. इट इज़ ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट. इट इज़ वेरी फास्टली रैपिडली इंक्रीजिंग which is roughly what we can say, it is estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human times. मतलब इंसान होने से पहले जो एक्सटिंक्शंस हुए थे उनसे भी ये एक्सटिंक्शन फास्टर पेस पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, इकोलॉजिस्ट ब्लेम दिस फॉर द ह्यूमन इंटरवेंशन ओनली, कि ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट्स में. Then they have warned that the current trends are continuing. Okay, and इसकी वजह से we will lose 50% of the diversity from the surface of the earth. Loss of biodiversity की वजह से क्या होएगा, plant production कम हो जाएगा and there will be lower resistance to environmental disturbances like floods. मतलब environment या plants और creatures environmental disturbance को tolerate नहीं कर पाएंगे, so lower resilience रहेगा. Then
नेक्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट रेजिलियंस इज टेंडेंसी टू रिकवर क्विकली, तो वो नहीं होगा उनसे, एंड देन द ऑर्गेनिजम्स विल डाई. देन इट मे ऑल्सो लीड टू ऑल्टरेशंस इन द एनवायरमेंटल प्रोसेस, जैसे डिजीज साइकिल बदल जाएंगे. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिजीज साइकिल? तो बेसिकली इन्फेक्शस डिजीज का अपना एक साइकिल होता है, वॉट एवर द डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इज, उसका अपना एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साइकिल होता है. तो ये इसमें सब में होस्ट का इम्यूनिटी फर्क पड़ने लगेगा. ओके, अगर होस्ट बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होने लगा तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, पैरासाइट ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा, everything will be disturbed. Plants and animals will start dying because of diseases. Okay, plant productivity कम होने लगेगा. Many things will change on the surface of the earth. Then what are the causes of biodiversity losses? So I have told you the major cause is natural and man-made. Now उसको भी उन्होंने 4 major causes ऐसे popularly known as the evil quartet करके तो ऐसे 4 major categories बोले हैं. पहला है habitat loss and fragmentation. Now what do you mean by this? And second category is overexploitation. Third is alien species invasion, and fourth is co-extinction. Now I'll explain each one of this. Going back to the previous page. If I talk about habitat loss and fragmentation, मतलब उनका environment destroy हो जाता है. fragmentation होना, दिस कैन बी अ नेचुरल प्रोसेस, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थ धरती फट जाती है तो लैंड के टुकड़े अलग होने लगते हैं. ओके, तो इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन. यहाँ पे बहुत सारा नेचुरल हैबिटाट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन होता है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो, हैबिटाट का लॉस, दैट इज़ पोल्यूशन की वजह से. एंड क्राइसिस सिचुएशन डेवलप होती है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ हैबिटाट लॉस होएगा तो नेचुरली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रहना खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा. स्पेशली इट इज़ अ मेजर थ्रेट थ्रू द माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब जो दूसरी कहीं और जगह से आते हैं दूसरे हैबिटाट में, क्योंकि वहाँ पे फूड एंड अदर अवेलेबिलिटीज़ रहता है. ओके, और ऐसे सिचुएशन में तो माइग्रेट करके भी फ़ायदा नहीं होएगा, दिस क्रीचर्स विल डाई. एज वेल एज द एनिमल्स जिनको बड़ा टेरिटरीज लगता है, जैसे लायन, टाइगर्स एंड ऑल, दे रिक्वायर बिग टेरिटरीज. ईच टाइगर रिक्वायर्स अ बिगर टेरिटरी फॉर इटसेल्फ. तो दूसरा टाइगर भी उस टेरिटरी में सर्वाइव नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. तो सोचो, अगर ये हैबिटाट ही छोटा होने लगा तो ये ऑर्गेनिजम्स फिर एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं. देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये डिस्ट्रक्शन, मतलब हैबिटाट लॉस बहुत फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है. एंड जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है वो पहले 14% था, अभी ये कुछ सालों में वो सिर्फ 6% रह गया है. तो द हैबिटाट लॉस इज टू मच ओवर देयर. देन उन्होंने बताया है कि एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बर्ड है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मालढोक. ओके, देन ये मालढोक जो बर्ड है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. इसको फ्लैगशिप स्पीशीज़ बोला है ऑफ ग्रासलैंड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लैगशिप स्पीशीज़? तो बेसिकली ऐसी स्पीशीज़ जो what we can say, they can be considered like a symbol for that particular area. Okay, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन्स में ही मिलता है, जैसे राजस्थान गुजरात के बॉर्डर्स पे या महाराष्ट्र के बॉर्डर्स पे ही हमको ये बर्ड मिलता है. तो इट इज़ अ रेयर स्पीशीज़. नाउ ये जो स्पीशीज़ है ग्रासलैंड में रहने वाली स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है. वी हैव लॉस्ट मालढोक फ्रॉम महाराष्ट्र इन 2018. यहाँ पे से वो ख़त्म ही हो गए, अभी ये सिर्फ राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर्स में मिलते हैं. तो ये लोकल एक्सटिंक्शन हुआ ना, एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो रहते हैं और वहाँ से उनका एक्सटिंक्शन हो गया. दुनिया भर में तो ये मिलते नहीं है. और लोकल एक्सटिंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र में उनके लिए जो सूटेबल हैबिटाट था वो डिस्ट्रॉय हो गया एंड दे वर ऑल्सो हंटेड. बिकॉज ऑफ दैट दिस बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट. नाउ इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट देम एट द बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, तो ये पूरी दुनिया के सरफेस पे से गायब हो जाएंगे. ठीक है, देन ये तो एग्जाम्पल हो गया हैबिटाट लॉस की वजह से कैसे एक्सटिंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से.
नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स इज अदर एनिमल्स भी हंट करते हैं दूसरे जानवरों को, बट उससे एक्सटिंक्शन होने के चांसेस आर लेस. वाई? बिकॉज अदर एनिमल्स हंट ओनली फॉर देयर नीड, वी हंट बियॉन्ड आवर नीड. ओके, सो ह्यूमन्स का ये जो टेंडेंसी है ना टू अक्यूमुलेट बियॉन्ड देयर नीड्स, उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, प्लांट्स और एनिमल्स, एंड उसकी वजह से ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है. सो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, जैसे द बर्ड डोडो. इट वॉज वेरी ह्यूमन फ्रेंडली बर्ड, बट दिस बर्ड वॉज किल्ड फॉर इट्स मीट. ओके, एंड इससे वो एक्सटिंक्ट ही हो गया. फिर अगेन द स्टेलर सी काउ. दिस इज ऑल्सो वेरी a type of sea animal which is very mild in behavior, not at all aggressive creature, grass eating creature, but then it was hunted for its fat layer. Okay, and also as meat. Passenger pigeons, okay, even they were hunted for their meat. तो इस तरह से इतना ओवर हंटिंग हुआ इनका कि दे फाइनली became extinct. नाउ तो हम लोग ये इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इन रिसोर्सेज का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि इन रिटर्न वो थ्रेट बन जाता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है या फिर हम डायरेक्टली उनको हंट कर रहे हैं. तो नाउ सी, कैन यू कोरिलेट दिस विद डर्थ ऑफ फिश? व्हाट डू यू मीन बाय डर्थ? इज स्कैरसिटी ऑफ फिशेस. ओके, यहाँ पे डर्थ का स्पेलिंग DIRTH दिया है, जबकि इट शुड बी DEARTH. ओके, तो स्कैरसिटी या इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फिश नाउअडेज क्यों दिखता है? अगेन द रीजन इज बिकॉज वी आर ओवर फिशिंग देम. ओके, बिफोर उनके ब्रीडिंग सीजन में भी हम उनको अलाउ नहीं करते ब्रीड करने को, तो नेचुरली जितने भी फिशेस है अगर सब हंट होते गए, उनको ब्रीड करने का मौका ही नहीं मिला, तो दे आर गोइंग टू बिकम स्कैर्स. Another reason is water pollution that we are creating because of the industries का सीवेज और अर्बन एरिया का सीवेज जो डायरेक्टली रिवर वाटर्स और सी वाटर में छोड़ा जाता है. ओके, नाउ डोडो बर्ड, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये क्यों कुछ एग्जाम्पल्स है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के. ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने बताया चीता वाज दस हंटेड नॉट इवन फॉर इट्स मीट, शौक के लिए हंट किया गया, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से भी वो कम हो गया था और ओवर हंटिंग से भी कम हुआ. तो दोनों रीजंस यहाँ पे एप्लीकेबल है for extinction of species. Okay, then the third category is alien species invasion. Now if I talk about this, तो कभी कभी क्या होता है, we bring the foreign species for its beauty or maybe some food purpose और medicine purpose, और हम उसको किसी और environment से हमारे environment में लाते हैं. ये वो स्पीशीज़ अगर इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट हो गई तो वो वेल एडेप्टेशन के बाद इतनी फैलने लगती है कि यहाँ की लोकल प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ को रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं. देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम एंड फाइनली लोकल स्पीशीज़ डाई ऑफ एंड द फॉरेन स्पीशीज स्प्रेड्स. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़. सो व्हेन अ न्यू स्पीशीज़ इज इंट्रोड्यूस्ड, एक्सीडेंटली कभी कभी इंट्रोड्यूस होती है, जैसे पार्थेनियम ग्रास वॉज एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस इन इंडिया. जब वो गेहूँ के फॉरेन वैरायटी ऑफ गेहूँ जब इंडिया में लाया गया पंजाब में, तो उसके साथ पार्थेनियम ग्रास के स्पोर्स आ गए गलती से. दिस वाज एक्सीडेंटल, बट द स्पोर्स सेटल्ड डाउन, दे जर्मिनेटेड एंड द ग्रास स्टार्टेड गॉट अडेप्टेड सो वेल टू द इंडियन क्लाइमेट कि वो उसके स्पोर्स हवा के साथ दूर दूर तक फैलने लगे और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में हर जगह पे ये ग्रास फैल गई एंड बिकेम अ न्यूसेंस. ओके, कभी कभी इंटेंशनली हम लाते हैं. बहुत सारे प्लांट्स हम लोग ने डेकोरेटिव पर्पस या मेडिसिनल पर्पस के लिए इंडिया में लाए हैं, जैसे लैंटेना कैमेरा इज अ डेकोरेटिव प्लांट विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया एंड इट हैज़ बिकम सो वेल अडेप्टेड टू दिस क्लाइमेट कि वो बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन फिर बाकी प्लांट्स के लिए वो एक कॉम्पिटिशन बन जाता है. देन सो दे प्रूव हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़. इस कभी कभी तो इतना वो फैल जाती है कि लोकल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ही हो जाती है. देन एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कैरेट ग्रास, दैट इज़ अ पार्थेनियम स्पीशीज़ जो मैंने तुमको बताया. फिर लैंटेना कैमेरा के बारे में मैंने तुमको बताया. दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल कॉल्ड वाटर हायसिंथ या एकॉर्निया प्लांट है. ये एक्वाटिक न्यूसेंस बन चुका है. नाउ देन कभी कभी ये तो प्लांट्स के बारे में हो गया, सम एनिमल्स के बारे में भी सेम एप्लीकेबल है. प्रेडिटर फिश, हम लोग नाइल पर्च जो है, ये नाइल रिवर से में मिलने वाला मछली है पर्च. ओके, ये लेक विक्टोरिया में भी मिलता है. इन लेक विक्टोरिया दे इंट्रोड्यूस्ड इट. ओके, देन इट प्रूव्ड डेलिटेरियस, मतलब इट प्रूव्ड हार्मफुल
for 200 local species of cichlid fishes. ओके, तो नाइल पर जो लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया वो इतना फैल गया वहाँ पे कि वहाँ की जो लोकल मछलियाँ थी, अराउंड 200 लोकल स्पीशीज थी, चिचलिड की डिफरेंट वैरायटीज थी, वो सब खत्म होने लगी क्योंकि फूड के लिए इनके बीच में कॉम्पिटिशन होने लगा. ठीक है. देन इंडिया में हम लोग ने अफ्रीकन कैटफिश लाई, दैट इज क्लैरियस गैरीपिनस. ओके, एक्वाकल्चर के लिए, क्योंकि इसको कल्टीवेट करते हैं, इस कैटफिश को खाया जाता है. देन बट इट प्रूव्ड हार्मफुल टू द एंडेमिक वैरायटी. लोकल यहाँ की एंडेमिक मतलब यहाँ की जो लोकल कैटफिशेस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाई. अगेन द कॉम्पिटिशन इंक्रीज बिटवीन देम फॉर फूड एंड रिसोर्सेज. Then so you can see the major reason of harmful effect of alien species is कि अनदर रीज़न इज़ लैक ऑफ लोकल प्रेडिटर्स. अभी ये जो बाहर से लाई गई स्पीशीज़ हैं उनको यहाँ के प्रेडिटर्स हंट नहीं करते हैं. सपोज ये जो कैटफिश है इसको यहाँ का लोकल दूसरा बड़ा फिशेस नहीं मारता, बट हमारे यहाँ की लोकल कैटफिशेस को यहाँ के लोकल प्रेडिटर्स मारते हैं. तो नेचुरली लोकल फिशेस के लिए दो डेंजर्स हो जाते हैं, बाहर से आने वाले क्रीचर्स भी और प्लस लोकल प्रेडिटर्स भी. तो अभी लोकल प्रेडिटर्स सिंस दे आर नॉट हंटिंग द इन्वेजिव स्पीशीज, तो इन्वेजिव स्पीशीज इजीली स्प्रेड होती रहती है. Okay, then if I have to talk about the concept of next, the fourth reason, that is co-extinctions. Now what do you mean by this co-extinctions? तो एक साथ दो क्रीचर्स गायब हो जाते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली को इवॉल्व, वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं. और अगर उसमें से एक भी गायब हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. सो ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर इन ऑब्लिगेटरी वेज, जब उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कंपलसरी है. ओके, इन सच केसेस एक एक्सटिंक्ट हो जाता है तो नेचुरली दूसरा अपने आप ही एक्सटिंक्ट होने लगता है. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है होस्ट फिशेस का एक्सटेंशन हो जाता है तो उस होस्ट पे डिपेंडेंट जो पैरासाइट्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह पा रहे हैं. पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक. ओके, सिंस दे हैव को इवॉल्व्ड. ओके, जैसे प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स. तो अगेन अगर प्लांट्स मर रहे हैं तो पॉलिनेटर्स मरेंगे, या पॉलिनेटर्स मर रहे हैं तो प्लांट्स मरने लगेंगे. देन